जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका सीरीज चल रहा है बीएड फर्स्ट ईयर का, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो आपका पेपर सेकंड है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो उसका हम लोग यूनिट आज थर्ड देखने वाले हैं। तो यूनिट थर्ड में जो है आपका क्या है कि फिलोसफिकल विजन ऑफ एजुकेशन एंड द फिलोसफिकल सिस्टम। तो पहले तो हम समझते हैं कि फिलोसफी होता क्या है, यानी फिलोसफिकल विजन फिलोसफिकल मतलब होता है कि दर्शन, और फिलोसफी का अगर हम ये फिलोसफिकल मतलब होता है दार्शनिक और फिलोसफी मतलब होता है दर्शन। तो पहले तो हम समझते हैं कि जो आपका टर्म है फिलोसफी, जिसका मतलब क्या होता है कि दर्शन। दर्शन कहने का ही मतलब क्या हो रहा है कि देखना या दृष्टि, या इसको हम ऐसे ये क्या है, फिलोसफी जो है एक लैटिन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। तो लव मतलब आपको पता ही है क्या होता है, लव मतलब होता है प्यार, और विजडम मतलब होता है कि बुद्धिमानी। तो एक टर्म में आप दर्शन का अगर हम लोग हिंदी टर्म देखें तो दर्शन मतलब क्या होता है कि दूर दृष्टि या वैसा बुद्धिमानी से प्यार करना, इसका भी मतलब हो सकता है। तो ये जो आपका है क्या है कि ग्रीक वर्ड है, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है फिलोसफी, और यही फिलोसफी से आपका क्या ड्राइव हुआ है, फिलोसफिकल, जिसका मतलब होता है दार्शनिक। तो जो अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका साइंस हो या मैथ हो या आर्ट हो गया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट जो है बिना फिलोसफी से आप पूर्ति नहीं कर सकते, यानी बिना उसमें कुछ देखे हुए, यानी उसके दर्शन के बिना आप क्या इसका पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए फिलोसफी का अगर हम मतलब समझें तो फिलोसफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ आइडिया एंड बिलीव अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी जो हमारे विचार हैं और हमारे जो बिलीव हैं वो किसके बारे में, हमारे लाइफ के बारे में। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल के तरह हम अगर आपको समझाते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु आई एम, यानी मैं कौन हूँ, हु आई एम यानी मैं कौन हूँ या आप कौन है, इसका अगर आपसे क्या सवाल पूछा जाए कि इसके बारे में आप बताइए, इसका मीनिंग बताइए, तो इसी को डिफाइन करने का जो प्रोसेस है या जिसको हम टर्म कहते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं कि फिलोसफी। इसका जो बेसिक आइडिया आपका क्या है कि अबाउट नॉलेज, यानी नॉलेज आपका होना चाहिए कि आप कौन है, आपका ट्रूथ क्या है, आप क्या जो वर्क कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये सब के बारे में क्या करता है, वर्ब जो है वो राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, इस सब के बारे में जो है आपको डिफाइन करने का जो काम करता है उस किसके तहत हम लोग करते हैं, तो फिलोसफी के तहत। तो वही जो कह रहा है कि एजुकेशन में अगर हम को देखना है कि फिलोसफिकल जो विजन है वो इन टर्म ऑफ एजुकेशन को में अगर हमको देखना हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए पहला तो क्या है कि द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिलोसफी दैट इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इट्स एम ऑफ एंड प्रॉब्लम। यानी जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है वो आपका क्या है, ब्रांच है अप्लाइड फिलोसफी का। अप्लाइड फिलोसफी कहने का मतलब है कि फिलोसफी जो है एक एजुकेशन का क्या है, ब्रांच है, जो जिसका यूज करके आप किसी भी चीज को क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी उसका आप कह सकते हैं एग्जामिन कर सकते हैं, यानी परीक्षा ले सकते हैं या उसका देख रेख करते हैं। तो फिलोसफी के हेल्प से ही, यानी उसका अप्लाई करके ही आप क्या चीज को यानी एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद उसका जो नेचर ऑफ एजुकेशन है और जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम क्या बोले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो ये सिर्फ चीज को क्या करता है कि इन्वेस्टिगेट करता है और इसको के प्रॉब्लम को क्या करता है कि डिफाइन करता है, और उसको क्या करता है कि सॉल्व करने का एक जरिया है, यानी सॉल्व करने का एक फंडा है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, यानी फिलोसफी के मदद से हम लोग इसको क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। इट इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ एजुकेशनल थियोरी, यानी जो आपका एजुकेशनल थियोरी मिला है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं
जैसे आपको स्कूल में सिखाया जाता है कौन सा काम करना है, डू इट वर्क, डोंट इट वर्क, यानी कौन सा काम आपको करना है और कौन सा काम आपको नहीं करना है, इसके बारे में आपको क्या किया जाता है कि बताया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो रिलेशन बिटवीन, यानी क्या क्या रिलेशन है एजुकेशन और फिलॉसफी के बीच में। तो देखिए बोथ फिलॉसफी यानी एजुकेशन जो है दोनों क्या होगा, आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, यानी बिना एजुकेशन के हम कह नहीं सकते कि फिलॉसफी वर्क करेगा और बिना फिलॉसफी का जो है एजुकेशन क्या है कि जो है वर्क नहीं करेगा, यानी दोनों क्या है आपस में इंटर रिलेटेड है। द शार्पली इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को क्या करता है, एकदम बिल्कुल एक दूसरे को प्रभावित करता है। फिर क्या कह रहा है कि एजुकेशन ही कंप्लीमेंट्री इन नेचर विद एजुकेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस। जो एजुकेशन है वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। जैसे आपके स्कूल में सिखाया जाता है जो कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का जो भी आपको एजुकेशन दिया जाता है तो वो क्या है, कंटेम्पलेटिव है इन नेचर, यानी ये प्राकृतिक में होता है और यह क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। फिर क्या कह रहा है कि एजुकेशन विदाउट फिलोसफी इज ब्लाइंड एंड फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। जो एजुकेशन है वो बिना फिलोसफी के क्या है, ब्लाइंड है यानी अंधा है जैसे, और फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन के बिना जो है फिलॉसफी क्या है, ब्लाइंड है। जैसे आप मैथ में पढ़ें कि 2 + 2 = क्या होता है, 4 होता है। तो ये तो आपको क्या एजुकेशन मिला है। तो अगर एजुकेशन मिला और ये चीज आपको पता ही नहीं है कि इस जो 2 + 2 = 4 को हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, रियल लाइफ में क्या अप्लाई करेंगे, इसका कोई आपके पास क्या है, दृष्टि नहीं है। तो एजुकेशन तो आपको मिला पर क्या इसका फिलॉसफी आपको यानी दूर दृष्टि नहीं मिला कि इसको हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसलिए एजुकेशन के बिना फिलॉसफी क्या है, ब्लाइंड है। यानी एजुकेशन आपको मिला पर फिलॉसफी नहीं मिला तो ये क्या हो गया कि ब्लाइंड है। और फिलॉसफी के बिना नहीं, ये सेकेंड वाला जो है यानी फिलॉसफी आपको एजुकेशन मिला और फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड, यानी एजुकेशन फिलॉसफी आपको यानी आपको एजुकेशन मिला और फिलॉसफी नहीं मिला तो क्या कहें कि अंधा है। और फिलॉसफी अगर आपको मिलता है और एजुकेशन नहीं मिलता है तो इनवैलिड है। अब देखिए अगर आपको दो दृष्टि मालूम है कि हाँ 4 होता है, 2 + 2 को जोड़ने के लिए यानी आपको मालूम है कि जैसे अगर आपको पैसा मिलता है, जैसे 100 रुपए का नोट मिला है और कोई भी सामान आप अगर मान लीजिए कि 50 रुपए खरीदते हैं तो आपको दृष्टि तो है यानी फिलॉसफी तो है पर एजुकेशन नहीं मिला है कि अब आपको जो रिटर्न होगा वो कितना होगा, 50 रुपया रिटर्न होगा। तो ये जो आएगा वो कहाँ से आएगा, तो एजुकेशन के द्वारा ही आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज क्या है, ब्लाइंड है और फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। या इसको हम कहते हैं कि एजुकेशन के बिना फिलॉसफी क्या है, वो लंगड़ा है और फिलॉसफी के बिना एजुकेशन क्या है, वो अंधा है। सिंपल भाषा में हम यही कह सकते हैं। फिर देखिए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को 4 टर्म में क्या किया है कि डिफाइन किया गया है। पहला तो आपका है कि प्रिलिज्म। तो लिज्म का मतलब क्या होता है कि वाद, यानी कहीं भी अगर लास्ट में अगर लिज्म लगा दिया जाए यानी इज्म लगाया जाए, यानी ISM का मतलब क्या होता है कि वाद। जैसे आपका हो गया नेचुरलिज्म, हो गया आइडियलिज्म, हो गया, हम लोग कहते हैं ना। तो जहां भी अगर आपके लास्ट में ISM लगाया जाए तो उसके लास्ट में आपको हिंदी में क्या लगा देना कि वाद। तो प्लूरलिज्म का मतलब होता है स्थायित्ववाद, यानी कोई भी चीज जो है नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है यानी अस्थाई है। द एजुकेशनल फिलोसफी सजेस्ट दैट नेचर इंक्लूडिंग ह्यूमन नेचर इज कांस्टेंट एंड स्कूल शुड टीच कंटेंट एंड टॉपिक हैव स्टोर द टेस्ट ऑफ टाइम। यानी जो भी एजुकेशनल फिलोसफी जो है वो नेचर में क्या कर रहा है कि सजेस्ट कर रहा है और वो क्या है स्कूल में कांस्टेंट है। जैसे आपका जो करिकुलम होता है स्कूल में या जो भी आपको पढ़ाया जाता है स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक, तो वो क्या एक
पैटर्न पे आधारित होता है, यानी जो आपका एक बार प्री डिफाइन कर दिया गया उसी के अनुसार आपको क्या किया जाता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये जो तरीका आएगा, जिस फिलोसफी सिस्टम में आएगा, एजुकेशन का फिलोसफी सिस्टम है, उसको हम कहेंगे प्लेरलिज्म। फिर सेकेंड आपका है कि इंसेलिज्म। इंसेलिज्म का मतलब होता है पदार्थवाद। जैसे हम लोग मटेरियल की बात करते हैं ना, या जैसे कोई भी तत्व या वस्तु की बात करते हैं। द एजुकेशन फिलोसफी सजेस्ट दैट स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल एग्जिस्ट दैट ऑल पीपल शुड प्रोसेस। यानी जो एजुकेशनल फिलोसफी आपको क्या सजेस्ट करता है, स्पेसिफिक नॉलेज, यानी किसी भी चीज के बारे में स्पेसिफिक आपको नॉलेज होना चाहिए या स्किल होना चाहिए। शुड बी ऑल पीपल, जो कि वो धारण करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि कोई भी आप मेटल का सामान लेते हैं या प्लास्टिक का आप सामान लेते हैं, तो आपके दिमाग में क्या धारणा बन जाती है कि ये जो वस्तु हम लिए हैं वो क्या है, एक प्लास्टिक का सामान है या तो मेटल का सामान है। तो जो स्पेसिफिक नॉलेज आपको मिला है, जिससे आप क्या करते हैं, किसी भी चीजों को पहचान करते हैं या पुष्टि करते हैं, तो उसी का जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ सिस्टम आएगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसेंशियलिज्म। फिर आपका है प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म मतलब होता है क्या, प्रगतिवाद, यानी एन एजुकेशन फिलोसफी emphasizing रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। यानी यह एजुकेशन फिलोसफी ऐसा, यानी एजुकेशनल फिलोसफी है जो कि आपको रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन का जरिया बताता है, और उससे उसके इंडिविजुअल डेवलपमेंट की क्या करता है कि बात करता है। मान लीजिए कि जैसे कोई भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है, तो उसका सॉल्यूशन या उससे हम कैसे बाहर निकले, तो उसके बारे में जो एजुकेशन हम लोग को मिलता है, यानी उस चीज का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोग्रेसिविज्म के तौर पर, यानी एजुकेशन प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऑफ फिलोसफी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो इसका क्या होता है, मतलब हिंदी में कह सकते हैं पूर्ण निर्माणवाद। तो एन एजुकेशनल फिलोसफी asserts that a school teacher and students should take the lead in addressing a social problem and improving the society। यानी यह एजुकेशनल फिलोसफी है, ऐसा एजुकेशनल फिलोसफी जिसमें स्कूल टीचर और जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, एक लीड रोल अपनाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो हमारे सोसाइटी के बीच का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी, यानी फिलोसफी का कौन कौन से ब्रांचेज है वो हम देखते हैं। जैसे देखिए कोई भी पेड़ है, जैसे अगर मान लीजिए कि आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ तो कभी भी क्या एक स्ट्रेट लाइन में होता नहीं है, उसके बहुत सारे टहनी होते हैं, जिससे उसका नेचर का हम लोग क्या करते हैं कि पता लगाते हैं। यानी अब टहनी में तो आम फरेगा नहीं, जब भी आप देखते हैं कि वो ब्रांचेज जो होते हैं उसी में क्या होता है कि आम या मैंगो जो फल है या किसी भी तरह का फल है वो उसी में क्या होता है कि डेवलप होते हैं या तो फटते हैं। तो इसी टाइप से फिलोसफी भी एक क्या है कि पेड़ की तरह है, और उसमें जो हम लोग अलग अलग चीजों का स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या लेंगे कि ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी के रूप में हम लोग लेंगे। तो देखिए ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी के रूप में कहीं कहीं 12 थ्योरी लिया गया है, जिसमें आपका पॉलिटिकल फिलोसफी है, मेटाफिजिक्स है, इपुटिज्म है, फिर एस्थेटिक है, एथिक्स है, कॉस्मोलॉजी है, रिलीजन है, इंडक्शन है, लॉजिक है, फिर डिडक्शन है, थियोलॉजी है। ये टोटल मिला के आपके क्या है 12 है, पर मेनली जो आपको पढ़ना है वो तो 7 है। और फिलोसफी देखिए, फिलोसफी जो है इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना ह्यूज सब्जेक्ट है, जिसको आप अगर इस पे रिसर्च करना चाहिए ना, तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा कि पीएचडी करना पड़ेगा। पर ये आपके सिलेबस बीएड के जो है सिलेबस में डाला गया है, तो इसमें हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नहीं तो अगर आप देखिएगा तो एक
मेटाफिजिक्स का ही अगर हम बात करेंगे तो ये इतना बड़ा जो है नॉलेज का भंडार है, इतना बड़ा ये, यानी कह सकते कि यह समुद्र है जिसका जल्दी कोई अंत होने वाला नहीं है। तो हम लोग इतना डीप में जो है इसमें नहीं जाने वाले हैं। जो मेन टॉपिक है फिलॉसफी का, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बात करेंगे। तो मेन जो आपको बीएड के जो सिलेबस में वो 7 ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी के बारे में ही पढ़ना है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा फिलॉसफी है, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये 7 नहीं करिएगा तो 4 भी अगर आप करके आते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत होगा, जो कि पहला मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी एंड लॉजिक। ये 4 जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के रूप में, यानी ये जो आपका ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी है ये क्या है, आपका फंडामेंटल है यानी बेसिक है। और इसी से जितना भी जो है फिलॉसफी जो भी नया नया जो ड्राइव हुआ है या डेवलप हुआ है वो इसी के हेल्प से मिलकर ही बना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी जो है वो क्या है कि बेसिक है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि होता क्या है। पहला तो क्या है आपका इथिक्स। इथिक्स में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है कि व्हाट इज ऑफ वैल्यू। तो इथिक्स कहने का मतलब क्या होता है कि आचार विचार, इसमें हम लोग वैल्यू मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि नैतिकता, यानी क्या नैतिकता है। तो जैसे वैसा सेक्टर जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल बिहेवियर के बारे में या उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर है या उससे रिलेटेड जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं या जितना भी हम लोग बात करेंगे वो किस में आएगा, इथिक्स में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज वैल्यू, ठीक है। फिर सेकंड आपका क्या है, एस्थेटिक। इसमें हम जो बात करेंगे व्हाट इज ब्यूटी। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, मेरा पेंटिंग उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक कोई भी मैन है, ठीक है। तो इसका जो है एस्थेटिक में जो हम लोग बात करेंगे वो बात किसका क्या करेंगे कि उसका सौंदर्यकरण का बात करेंगे, यानी वो कितना खूबसूरत है, गोरा है, या इस मैटर में आप बात कीजिए। या मान लीजिए कि कोई सा पहाड़ है, ठीक है, कहीं पे पहाड़ है जहाँ पे सनराइज हो रहा है और वहां पे एक खूबसूरत सा नजारा आ रहा है। तो इसके बारे में जो भी डिफिनेशन या डिफाइन किया जाएगा, यानी ब्यूटी के बारे में जो दर्शाया जाएगा, वो जो भी दर्शन हम लोग करेंगे वो किस फिलॉसफी में आएगा, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी में, तो वो आएगा एस्थेटिक में, ठीक है। फिर आपका थर्ड है लॉजिक। तो इसमें देखिए लिखा हुआ हाउ डू बी रीजन। तो लॉजिक का मतलब क्या होता है कि तर्क शास्त्र भी कहते हैं हम लोग, या तो उसको क्या कहते हैं कि तर्क के द्वारा किसी भी चीज को पुष्टि करना। जैसे में अगर आपको कहा जाए कि जो राइस है, राइस हम लोग क्या कहते हैं कि खाया जाता है। तो या तो आप 2 तरीका, या तो उसको कच्चा खा सकते हैं या तो उसको बॉयल कीजिए या कुक करके हम लोग क्या करते हैं कि राइस को खाते हैं। तो अब यहाँ पे तर्क करने की बात हो सकती है कि हम लोग बॉयल करके ही क्यों खाएंगे, डायरेक्ट क्यों नहीं खा लेते हैं। चाहे जैसे घास वगैरह हो गया, जैसे ग्रास हो गया, तो बैल जानवर ये सब तो क्या होते हैं कि उसे क्या करते हैं कि डायरेक्ट ईट कर लेते हैं, और हम लोग जो है उसको किस फॉर्म में खाते हैं, साग के फॉर्म में खाते हैं। तो इस टाइप से भी अलग अलग, यानी अलग अलग फील्ड में आप कहीं भी कोई भी एक एग्जाम्पल आप लेके इसको क्या कर सकते हैं कि समझा सकते हैं। मेन आपका क्या है, लॉजिक का मतलब है रीजन, यानी कोई भी वर्क हम करते हैं या किसी भी वर्क का जो पैटर्न है या तरीका है, तो वो क्यों करते हैं और क्या करते हैं। तो जो फिलॉसफी का हम बात करेंगे वो इसमें करेंगे लॉजिक में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो हाउ शुड सोसाइटी बी गवर्नर, यानी जो हमारा समाज है उसको हम किस तरीके से अच्छे से चला सकें। जो भी फंडामेंटल राइट होंगे या बात करेंगे वो हम किस में बात करेंगे, वो करेंगे पॉलिटिकल फिलॉसफी में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी। इसमें हाउ डू वी नो, आपका जो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा, यानी जैसे
एक एग्जाम्पल के तहत समझिए कि जैसे आपको किसी भी चीज के बारे में जानना हो, जैसे आप कह सकते हैं कि जो हमारा सन है, ये मान लीजिए कि हमारा सन है और सन के चारों तरफ क्या हो रहा है कि पृथ्वी जो है रोटेट करती है, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है कि मून जो है वो उसके ऑर्बिट में क्या करती है कि रोटेट करने का काम करती है। तो अब ये किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, चाहे ये जो है अर्थ जो है हमारा वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, सन जो है वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब के बारे में जो जानकारी लेना या ज्ञान का जो मीमांसा होता है, यानी जागरूकता आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज के बारे में हाउ डू वी नो, यानी हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में अगर हमको स्टडी करना हो तो वो हम किस में करेंगे, एपिस्टेमोलॉजी में। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज रियल, यानी वास्तविक क्या है। ठीक है। तो मेटा मतलब होता है तत्व, और फिजिक्स मतलब तो भौतिक जानते ही हैं, तो तत्व के बारे में जो भी जानकारी लेना है, यानी हम जो भी बात करेंगे वो रियलिटी पे बात करेंगे। जैसे जो हमारा शरीर है वो क्या से बन के मिल के बना है, बोन और कह सकते हैं कि मांस से मिल के बना है, यानी मसल से मिल के क्या हमारा जो है शरीर बना है। तो ये चीज जो है वो रियल है कि नहीं है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर कोई कह दे कि जो है सन है और सन के जो है वो चारों तरफ जो है वो पृथ्वी क्या करता है कि रोटेट करता है। ठीक है। तो ये बात सही है कि नहीं है, रियल है कि नहीं है, इसके बारे में जो हम लोग जानकारी लेंगे वो मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी के अंदर में ही हम लोग सारी बातें करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये लगभग जो फिलॉसफी ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी है वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आता हो तो प्लीज लाइक करते हुए चलें, जिससे मुझे भी कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से वर्क कर सके। हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छे से इजी लैंग्वेज में आपको क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को समझा सकें, वो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि फिलोसफिकल सिस्टम। तो फिलोसफिकल सिस्टम करने का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ फिलोसफी इज ए डिसिप्लिन एम टू कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू फिलोसफी बाय यूजिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। यानी जो फिलोसफिकल सिस्टम है ये क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसा हम एक फिलोसफी जनरेट करते हैं जो आपका बेसिक फिलोसफी जो पहले हम लोग पढ़े कि 7 फिलोसफी या जो 4 फिलोसफी है वो सब का यूज करके, यानी 2 या 2 से अधिक फिलोसफी को मिलाकर जो एक नया फिलोसफी हम लोग जो क्रिएट करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिलोसफिकल सिस्टम कहेंगे। ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो फिलोसफिकल सिस्टम में जो आपका पहला फिलोसफी है वो है स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो स्कूल ऑफ फिलोसफी कहने का मतलब क्या है कि जो स्कूल में जो भी टर्म यूज होता है, जो भी हम लोग दार्शनिक के रूप में यूज करते हैं, या जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल साइंस वगैरह, तो वो सब जो भी फिलोसफी को हम लोग यूज करते हैं, तो वो देखिए एक फिलोसफी से तो मिल के बना नहीं है। जैसे अगर हम फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में तो आपका क्या यूज हो जाएगा, मेटाफिजिक्स यूज हो जाएगा, इपेंडेमिस्टिक यूज हो जाएगा। अगर हम सोशल की बात करेंगे तो पॉलिटिकल फिजिक्स की बात हो जाएगा, मेटाफिजिक्स इसमें क्या होगा कि इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक जो है फिलोसफिकल जो मेन बेसिक फिलोसफी आपका जो है उससे मिल के जो बना है उसको हम क्या कहेंगे, फिलोसफिकल सिस्टम। तो स्कूल में भी आपका क्या हो रहा है कि यूज हो रहा है। तो जो हमारा इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है, तो इसमें जो है मेनली आपको जो पढ़ना है वो 2 टाइप से पढ़ना है। एक तो हम कहते हैं नास्तिक, एक को कहते हैं आस्तिक। जो आपका एजुकेशन जितना भी आपका जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में डेवलप किया गया है वो मेनली 2 ही अनुसार से डेवलप किया गया है। तो नास्तिक कहने का मतलब क्या है,
जानते हैं नास्तिक, उसे बच्चे में आप लोग को पढ़ाया गया कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करते उन्हें हम लोग नास्तिक कहेंगे। पर इन टर्म ऑफ यहाँ हम लोग क्या कहेंगे कि दोज हु डोंट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदस, यानी जो वेद पुराण हमारा है, जो वेद यानी भगवान पे बेस है, उस पे जो बिलीव नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे नास्तिक। और जो वेद अथॉरिटी ऑफ यानी जो वेद पे क्या करता है कि बिलीव करता है उसको हम क्या कहेंगे आस्तिक। तो जो आपका नास्तिक है वो क्या है कि बुद्धिज्म है, जैन है, फिर आपका है चरवका है, फिर अविकास है। तो देखिए बुद्ध के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भगवान बुद्ध कौन थे, या भगवान जो महावीर जैन है वो जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं वो क्या है, तो कौन है। तो ये सब के बारे में आपको जानकारी है। तो ये जो भी आएंगे वो क्या आएंगे नास्तिक में आएंगे। फिर आस्तिक में भी आपका दो रूप में बांटा गया है। एक तो बेस ऑन डायरेक्ट वैदिक टेक्स्ट, यानी जो वेद लिखा गया है, आपके जो वेद पुराण लिखा गया है हिंदू धर्म में, उस पर जो बिलीव करते हैं तो डायरेक्ट जो उनके लिखे हुए पे बिलीव करेंगे, एक तो उनके अनुसार बांट देंगे। और एक जो वेद से ही ड्राइव हुए हैं जो कि क्या है इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जैसे सांख्या है, योगा है, न्याय है, फिर वैशाखा है। तो ये सब जो है इंडिपेंडेंट है, यानी है तो कुछ ना कुछ इससे लिया गया है, यानी वेद से ही लिया गया है, पर फिर एक अलग एक क्या करते हैं कि फिलॉसफी देते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। और जो आपका न्याय है और यह वेदांता है, आप लोग वेदांता का नॉलेज लिए होंगे, तो जो कि किससे ड्राइव है, वेद से ही ड्राइव है आपका वेदांता, ठीक है। फिर देखिए हम अभी क्या बोले कि जो फिलोसफिकल सिस्टम है वो दो या दो से अधिक फिलोसफी से मिल के बना है। तो देखिए स्कूल ऑफ फिलोसफी जैसे न्याय है, तो न्याय आपका क्या है आस्तिक में है, आस्तिक में न्याय आपका है। तो न्याय जो है वो किससे मिलकर बना है, लॉजिक और एनालिटिकल फिलोसफी से मिलकर बना है। फिर आपका क्या है वैशाख्या है, तो वैशाख्या है किससे मिलकर बना है, किस किस फिलोसफी से, तो फ्यू एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी दो फिलोसफी से भी मिलके इसी तरह ये बना है। योगा जो है मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन से मिलके बना है। तो यहाँ पे जो भी आपका न्यू जो ड्राइव हुआ है, वो जो भी फिलोसफी ड्राइव हुआ है वो कोई दो या दो से अधिक फिलोसफी से मिलकर ही बना है। फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे कहा जाता है जो हमारा फिलोसफर है, जैसे पहला में है क्या बृहस्पति जो है वो कर्वा का दर्शन, जो कि बृहस्पति सूत्र जो बुक है उससे आपका क्या हुआ है कि ड्राइव हुआ। फिर जो हमारे फिलोसफर महावीर है ये बृहस्पति भगवान है, ठीक है। तो ये कौन सा बुक का इनमें चर्चा, यानी जो इनका जो चर्चा दिया गया वो कौन सा बुक में है, तो बृहस्पति सूत्र में। फिर आपके महावीर हैं जो कि जैन दर्शन के सिस्टम के कौन सा सिस्टम के तहत है, तो जैन दर्शन के। और इस कौन से बुक में लिखा गया है, तो आगमा साहित्य, ठीक है। फिर आपका क्या सिद्धार्थ गौतम जो कि गौतम बुद्ध है, तो वो किस सिस्टम से है, तो बौद्ध दर्शन यानी बुद्ध के दर्शन जो सिस्टम है उससे। और कौन सा बुक में इनका उल्लेख किया गया है, तो वो है बुद्धा त्रिपिटिका। तो इसी टाइप से कपिल का है, पतंजलि का है, कंडा का है, गौतमा का है, जामी का है। तो अलग अलग जो फिलोसफर आए हैं हमारे जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी सिस्टम में, तो वो क्या क्या कौन कौन सा बुक में उनका बारे में डिटेल लिखा हुआ है, वो सारा का यहाँ पे दिया गया है, आप एक नजर देख लीजिएगा। ऐसे कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो आइडियलिज्म पे। तो देखिए आइडियलिज्म कहने का मतलब क्या है कि आदर्शवाद। जैसे ये टर्म आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब मेटाफिजिक्स पर्सपेक्टिव व्हिच assert that reality is indistinguishable and inseparable from perception and understanding that reality is a mental construct closely connected to idea। ये जो आइडियलिज्म टर्म लिया गया वो आपका किससे लिया गया, मेटाफिजिक्स से लिया गया और असर्ट किया गया किस रियलिटी ऑफ
सेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो क्या है, ये आपका सेकंड है सिस्टम ऑफ फिलोसफी का। तो ये जो आइडियलिज्म है वो किस से, दो जो फिलोसफी है उससे मिल के ही बना होगा। और इसका आइडियलिज्म कहने का मतलब क्या है, आदर्शवाद। तो इसका मेन कहने का मतलब क्या है, मेंटल कंस्ट्रक्ट क्लोजली टू कनेक्टेड आइडिया, यानी आपके कोई भी विचार हैं उससे आपको जो है वो डायरेक्ट अगर कनेक्ट करता है तो किस फिलॉसफी के टर्म में आएगा, वो आएगा आपका आइडियलिज्म फिलॉसफी के अंतर्गत, ठीक है। फिर थर्ड आपका जो है फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कहने का मतलब होता है प्राकृतिकवाद। पहले ही आपको बताया कि ISM जो लगा हो, ISM इसका मतलब होता है वाद, और नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। तो आपका क्या हो गया, प्राकृतिकवाद। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि नेचुरलिज्म मीन्स बिलीफ इन नेचर। जो नेचुरलिज्म है वो किस पे बिलीव करता है, नेचर पे बिलीव करता है। इट एडवोक रिटर्न टू नेचर, और ये किसका वकालत करता है, तो रिटर्न टू नेचर, यानी आपको कोई भी चीज जो है नेचर से मिला और रिटर्न होता है किसको, नेचर को। अकॉर्डिंग टू W.E. हॉकिंग, नेचुरलिज्म इज ए टाइप ऑफ मेटाफिजिक्स। या नेचुरलिज्म जो है किससे मिलके बना है, मेटाफिजिक्स, यानी किस साइकोलॉजी से आया, तो मेटाफिजिक्स साइकोलॉजी से आया। वी टेक नेचर एज ए होल ऑफ रियलिटी। जो प्रकृति है वो क्या है, पूरी तरीके से होल ऑफ रियलिटी यानी वास्तविकता पे आधारित है। फिर क्या करा कि द philosophy of naturalism excluded whatever is supernatural or otherworldly. Even life is a part of the scheme of nature. This philosophy believed that everything comes from nature and return to nature. फाइनली कहने का मतलब क्या है, जो इसका पंच लाइन है, एवरीथिंग कम फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न टू नेचर। आप लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर है वो मट्टी से बना हुआ है, यानी सॉइल, वाटर और फायर यानी अग्नि, ये तीन और एक दो चीज और जो कि वायु, और एक और हम लोग कहते हैं कि पांच जो मेन बेसिक प्रॉपर्टी है उससे हमारा जो शरीर क्या है मिलके बना है। तो हम लोग इनका कहने का मतलब क्या, नेचुरलिज्म कहने का मतलब है कि एवरीथिंग कम फ्रॉम नेचर, यानी जो भी हमारा शरीर बना है वो किससे बना है, नेचर से बना है। और जब लास्ट में हम लोग जब डेड करते हैं यानी मरते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या होते हैं कि वापस नेचर में विलीन हो जाते हैं। तो नेचुरलिज्म कहने का सीधा मतलब यही है कि एवरीथिंग कम फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न टू नेचर, यानी हम लोग प्रकृति से आए हैं और वापस हम लोग को क्या प्राकृतिक में ही समा जाना है, ठीक है। फिर आपका क्या है, चौथा है सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में प्रैग्मैटिज्म। इसका मतलब होता है व्यवहारवाद, यानी प्रैग्मैटिज्म मतलब होता है व्यवहारवाद। तो प्रैग्मैटिज्म एज ए फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, या इसको हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ फिलोसफी भी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फिलोसफी नीड टू बी कंसर्न विथ रियल फ्लैश ब्लड इशू दैट मेक कॉन्क्रीट डिफरेंट इन ह्यूमन लाइफ। जो उसका वास्तविक मांस या खून है वो उसी पे डिपेंड करता है कि वो जो है वो किस टाइप से बनेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की है कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से क्या है कुछ न कुछ डिफर है। तो वही बात करता है हमारा प्रैग्मैटिज्म, यानी जो भी व्यवहार जो है किसी भी व्यक्ति का जो है व्यवहार जो है वो एक दूसरे से क्या होता है कि डिफरेंस होता है। और डिफरेंस कब होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसके रियलिटी पे डिपेंड करेगा, उसके ब्लड पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना नॉर्मल सी भाषा में कि खून का तो असर होता ही है या खानदान का तो असर होता ही है, यानी उसके परिवार का कुछ न कुछ जो है गुण उसके बच्चे में आना ही आना है। तो उसके बारे में जो भी सिस्टम को डिफाइन करेगा, यानी फिलोसफी का हम लोग बात करेंगे वो इसमें करेंगे प्रैग्मैटिज्म में, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं
मार्क्सिज्म जो है वो आपके दिए थे, कार्ल मार्क्स दिए थे। और ये जो है मेनली किस पे जो है इनका जो थियोरी था वो था लेबर के ऊपर और लेबर के प्रोडक्टिविटी के ऊपर, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर एंड अगेंस्ट द वर्कर रिवॉल्यूशन। आप लोग अगर कहीं बुक में पढ़े होंगे कि कार्ल मार्क्स कौन थे और वो क्या किए थे, तो उनका जो मेन फोकस था वो किस पे फोकस था, लेबर के ऊपर फोकस था, उसके प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस था और उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो अपना वो थीसिस दिए थे या फिलॉसफी दिए थे, तो वो सारा का सारा जो है उस पे डिपेंड है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मार्क्सिज्म कहते हैं। ये आपको ज्यादा नहीं पूछेगा, ज्यादा नंबर में नहीं आने वाला। अगर सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में पूछेगा तो आपको ये 6 दे देना है, जिसमें आइडियलिज्म हो गया, फिर नेचुरलिज्म हो गया, ये सब पर है, मार्क्सिज्म हो गया। फिर आपका छठा क्या है, ह्यूमनिज्म है। तो ह्यूमनिज्म इज ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इन जनरल एंड फॉर द इंडिविजुअल पार्टिकुलर। ह्यूमनिज्म जो है वो कौन सा फिलॉसफी, ये आपका किस पे बेस है, लाइफ के ऊपर बेस है और कंसेप्ट फॉर ह्यूमनिटी। और ये किसको बढ़ावा देता है, तो ह्यूमनिटी को बढ़ावा देता है, ठीक है। इट इज ए व्यू ऑफ लाइफ विच कंबाइन थिंकिंग विथ कंपेंसेशन। यह जो सोचने का या देखने का तरीका है वो उस पे क्या करता है कि फोकस करता है, ठीक है। इट इज फॉर दोज पीपल हु बेस देयर अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जिस्टिंग on the evidence of the natural world and the evolution and not on belief in a supernatural power। यानी ह्यूमन जो है वो सिंपली किस पे बेस होता है, जो पीपुल है उनके आपस के रिलेशन पे, जो नेचर, जो वर्ल्ड नेचर है उस पे क्या करेगा कि डिपेंड करता है, उसी पे आधारित है। ना कि उनका मानना ये नहीं है कि कोई भी सुपर नेचुरल पावर जो है कि वो आएगा और किसी भी चीज को क्या करेगा कि सुधार करके चला जाएगा। कुछ और डिफिनेशन आपका यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है जो कि आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आपका क्वालिटी में दिक्कत आता हो, क्योंकि बहुत सारा जो है ये वर्ड आपको हो सके धुंधला नजर आता हो, तो आप अपना जो क्वालिटी है वो 720 कर लीजिएगा, जिसमें आपको ये जो भी लिखा हुआ है वो क्लियर जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट आपका टॉपिक है यूनिट 3 का, वो है मेथड ऑफ टीचिंग एंड डिसिप्लिन। तो जो मेथड ऑफ टीचिंग है इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। आपका लर्निंग एंड टीचिंग जो आपका 3rd पेपर है, बीएड फर्स्ट ईयर का जो 3rd पेपर है, उसमें हम लोग इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक मोटा मोटी हम लोग यानी शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग होता क्या है। तो मेथड ऑफ टीचिंग कहने का मतलब है कि आप जो क्लास में है किस टाइप से बच्चे को पढ़ाते हैं, कौन कौन सा तरीका यूज करते हैं, तो उस तरीके का हम बात करेंगे इसमें मेथड ऑफ टीचिंग में। तो पहला तो आपका क्या हो जाता है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब किताब उठाएं, जो आपको आता है वो स्टूडेंट को क्या किए कि डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, यानी नॉर्मल वे में। फिर लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड मतलब आप किसी भी चीज को क्या पढ़ा रहे हैं, यानी बोल के पढ़ा रहे हैं या एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर रहे हैं कि उसको समझा रहे हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है कि जैसे कोई भी वस्तु है उससे वास्तविक रिलेट करते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई भी खिलौना के बारे में या एप्पल के बारे में आप बच्चे को क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि एप्पल का क्वालिटी क्या होता है, देखने में कैसा होता है। तो एक एप्पल आप रियल एप्पल लेके और उसका क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं अच्छे से कि कैसे क्या होता है, ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट आपका प्रोजेक्ट मेथड, जो कि आपका प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है बोर्ड पे और उसके द्वारा आप लोग क्या करते हैं कि टीचिंग का यूज करते हैं। फिर आता है ट्यूटोरियल मेथड। तो मेन आपका यही 5 मेथड है। 5 मेथड भी अगर आप लिख के आते हैं मेथड ऑफ टीचिंग में तो बहुत ज्यादा है आपके लिए। फिर आपका क्या है कि डिसिप्लिन। तो 3 डिसिप्लिन को जो है हम लोग 3 भागों में क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। पहला तो आपका है प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। तो प्रिवेंटिव डिसिप्लिन कहने का मतलब है इस्टेब्लिशिंग क्लासरूम रूल टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हम लोग जो नियम पहले बनाते हैं, जैसे या तो क्लास के बेस पे हम लोग नियम बनाए
क्लासरूम के बेस पे बनाई, या तो स्कूल के बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि नियम बनाते हैं। तो कुछ जो सर्टेन नियम बनाते हैं, और जो पहले हम नियम बनाते हैं यानी स्कूल शुरू होने के पहले या तो क्लास शुरू होने के पहले, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटेटिव डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, पोस्टिंग क्लासरूम रूल होने बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो रूल्स है या नियम है उसको हम लोग क्या करते हैं कि क्लासरूम के जो दीवार है उस पर लिख देते हैं। फिर रिमाइंडिंग द स्टूडेंट ऑफ द रूल एवरी डे, जो रूल्स है उसको हम लोग बार बार क्या करते हैं कि रिवाइंड करवाते हैं बच्चों को कि देखो ये रूल है और इसको आपको क्या करना है कि फॉलो करना है। गिविंग रिवार्ड फॉर ए गुड बिहेवियर, फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे और स्टूडेंट हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि रिवार्ड देते हैं उनके गुड बिहेवियर पे। फिर वर्बलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैड बिहेवियर, और मान लीजिए कि कोई बैड बिहेवियर करते हैं जैसे क्लासरूम में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं या उसके बारे में उनको समझाते हैं, यानी उसको क्या करते हैं कि ट्रीट किस टाइप से करते हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर मेकिंग श्योर दैट ईच स्टूडेंट इज क्लियरली विजिबल टू द टीचर, यानी आपको श्योर करना है कि जो भी आपके क्लासरूम में जैसे ये बच्चे बैठे हुए लाइन से, तो ये जो है इस टीचर को अच्छे से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आपको ये श्योर करना बहुत ही जरूरी है। फिर आस्किंग पेरेंट टू साइन द लिस्ट ऑफ क्लासरूम रूल, फिर आपको पेरेंट्स से पूछना है कि जो क्लासरूम का रूल है वो आपको बच्चे के लिए बनाया गया है वो सही है कि नहीं है, और उस पर उनके क्या साइन भी जरूरी है। फिर आपका क्या है सपोर्टिव डिसिप्लिन, सेकंड आपका है सपोर्टिव डिसिप्लिन, मेजर टेकन व्हेन क्लासरूम रूल आर ब्रोकन, यानी सपोर्टिव डिसिप्लिन में हम पहला में तो हम लोग क्या किए कि जो नियम है उसको हम लोग बना लिए, उसको सही से लिख दिए एक जगह दीवार पे। अब सेकंड में क्या करेंगे कि उसको हम लोग को मेजर करेंगे और क्लासरूम में वो जो नियम लगाए हैं उसको ब्रोकन नहीं होने देना है, यानी तोड़ने नहीं देना है। तो टीचर इमीडिएट एंड कॉन्फिडेंट रिएक्शन टू डिस्टर्ब द बिहेवियर, मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है रूल्स को अगर तोड़ता है तो जो टीचर है वो तुरंत रिएक्शन लेंगे, और जो इस टाइप के उसके बिहेवियर है उसको क्या करेंगे कि दोबारा रिमाइंड कराएंगे कि आइंदा तुम अगर ऐसा कुछ करते हो, उसको क्या करेंगे कि वर्बल वायरिंग देंगे कि अगर तुम कुछ करोगे तो उसको क्या करेंगे कि या तो उसके गार्जियन को कंप्लेन करेंगे या तो रिडायरेक्ट स्टूडेंट अटेंशन इन न्यू एजुकेशनल टास्क, या तो प्रिंसिपल को क्या करेंगे कि इन्फॉर्म करेंगे, या तो फिर उसे क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई होमवर्क जो है उसे होमवर्क मिला हो और वो बना के नहीं लाया हो, तो उसको क्या करेंगे कि दोबारा उस स्टूडेंट को जो है न्यू होमवर्क देंगे या न्यू एजुकेशनल टास्क देंगे। फिर तीसरा क्या है आपका करेक्टिविटी डिसिप्लिन, जो कि आपका लास्ट स्टेज का डिसिप्लिन है। मेजर टेकन व्हेन सपोर्टिव डिसिप्लिन डज नॉट हेल्प, यानी जो आप सपोर्टिव डिसिप्लिन लगाएं या जो आप प्रिवेंट डिसिप्लिन लगाएं वो हेल्प नहीं करता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो वर्बल अल्टरनेट विद द डिस्टर्टेड स्टूडेंट, यानी पहले तो आप उसको मौखिक तौर पे उसको क्या कीजिएगा कि बोलिएगा, समझाइएगा। फिर प्लेसिंग द डिस्टर्टेड स्टूडेंट इन ए टाइम ऑफ, अगर वो नहीं मानेगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि क्लास से बाहर कर सकते हैं। रिमूविंग द डिस्टर्टेड स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम, यानी उसको आप क्या कर सकते हैं कि क्लासरूम से बाहर कर सकते हैं जो बच्चा जो है क्लास को वो डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर इन्फॉर्मिंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्टूडेंट बैड बिहेवियर, फिर उसके प्रिंसिपल जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको क्या करते हैं आपकी इन्फॉर्म करते हैं उसके बैड बिहेवियर को लेके। फिर इन्फॉर्मिंग द पेरेंट टू द स्टूडेंट बैड बिहेवियर, उसके बाद आप क्या करते हैं कि पेरेंट को इन्फॉर्म करते हैं उसके बैड बिहेवियर को लेके। तो ये तीन टाइप का आपका डिसिप्लिन है जो कि आपको क्लास में फॉलो करवाना है और किस टाइप से आपको पढ़ाना है, इस डिसिप्लिन को यूज करके मेनली यही डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि आपका यूनिट 4th है। धन्यवाद।